हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आप सभी का फिक्स टारगेट 2.0 परिवार की एक और नई क्लास में। दोस्तों, जितने भी स्टूडेंट 2023-27 सेशन में सीबीसीएस के द्वारा जारी किए गए 4 वर्षीय स्नातक कोर्स में अपना नामांकन लिए हैं और जिस स्टूडेंट ने हिंदी मेजर पेपर में रखा है, तो आप लोगों के लिए आज की क्लास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के इस क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि हिंदी मेजर पेपर फर्स्ट में आपसे क्वेश्चंस किस प्रकार से पूछे जाएंगे, साथ ही साथ हर क्वेश्चंस का आपको यहां पर डिस्कशन बताऊंगा। और एक तरीके से कहिए तो आज जो मैं आपको क्वेश्चंस बताने वाला हूं, यह आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से एक तरीके से गेस क्वेश्चंस है। आप बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं तो आप लोग आज के इस पूरी क्लास को ध्यान से देखिए, क्योंकि आज के इस क्लास से ही आपके पेपर में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से सेशन को स्टार्ट करते हैं। एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए, अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो अपने सभी दोस्तों को भी जरूर शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके और अपनी तैयारी को आप मजबूत कर सके। फटाफट से बात करते हैं हिंदी मेजर पेपर की। तो देखिए, हिंदी मेजर पेपर में जो है आपकी परीक्षा होगी वह 70 मार्क का होगा, जिसके लिए आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा। आइए बात करते हैं क्वेश्चंस, देखिए किस प्रकार से पूछा जाएगा। तो क्वेश्चन जो है आपके 3 खंडों में विभाजित होंगे, जिसमें सबसे पहला खंड जहां पर आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछा जाएगा। अब यहां पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है 2 मेथड से पूछे जा सकते हैं। पहला तो या तो आपको ऑप्शन देकर पूछा जा सकता है, दूसरा जो है बिना ऑप्शन के पूछे जा सकते हैं। क्योंकि ये हिंदी है, यहां पर हमने देखा है कि कभी कभी ऐसा होता है जो भाई साहब कभी कभी बिना ऑप्शन के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कभी कभी ऑप्शन देकर क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो जैसे भी दे, आप बड़ी सरलता के साथ हल करोगे। यदि आप हमारे क्लास में आए हो और पूरी क्लास को शिद्दत से करते हो तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। पहले क्वेश्चंस की बात करें तो जिसमें आपको 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछा जाएगा। प्रत्येक क्वेश्चंस 2 मार्क का होगा, जिसके लिए आपको 20 अंक निर्धारित किए गए हैं। आइए बात करते हैं पहले क्वेश्चंस पर। बारी बारी से सभी प्रश्नों को देखेंगे। आप लोग कॉपी पेन लेकर तैयार हो जाइए। प्रश्न यहां पर एक है, लेकिन यहां पर एक प्रश्न के साथ साथ मैं आपको अनेकों प्रश्न नोट कराने वाला हूं। देखिए, क्वेश्चंस कहता है कि आदिकाल को सर्वप्रथम वीर गाथा का काल किसने कहा है। ठीक है, किसके द्वारा वीर गाथा काल कहा गया आदिकाल को? तो याद रखिएगा, यह जो कहा गया है आचार्य रामचंद्र के द्वारा कहा गया है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यहां पर कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की आदिकाल से रिलेटेड। आदिकाल आप लोग हेडिंग बनाएंगे और देखिए, आदिकाल की अगर मैं बात करूं तो इसका काल समय क्या रहा था। ठीक है, आदिकाल जो है कब से कब तक रहा था? तो आप कहोगे सर 1050 से लेकर 1375 तक जो है यह समय आदिकाल का समय था हिंदी साहित्य में। अब बात कर लेते हैं यहां पर, देखिए आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है आदिकाल के बारे में कि आदिकाल को जो है प्रारंभिक काल किसने कहा है। नोट करिए फटाफट से, आदिकाल को जो है प्रारंभिक काल किसने कहा है? तो यह कहा गया है मिश्र बंधु के द्वारा। किसके द्वारा कहा गया है? मिश्र बंधु ने कहा भाई साहब आदिकाल को प्रारंभिक काल। अब देखिए, यहां पर मिश्र बंधु की अगर मैं बात करूं तो यहां साफ साफ स्पष्ट हो जाता है कि मिश्र का मतलब क्या होता है। मिश्र का मतलब मिश्रित और बंधु का मतलब भाई, यानी कि इसमें मिश्रित भाइयों ने मिलकर इसका नाम प्रारंभिक काल रखा हुआ। कौन कौन थे? तो सबसे पहले याद रखिए, मिश्र बंधु में जो है भाई साहब गणेश बिहारी थे। कौन थे? गणेश बिहारी थे। इसके बाद बात करें तो आपका श्याम बिहारी था और इसके बाद तीसरा जो था भाई साहब वह था सुखदेव बिहारी। कौन था? सुखदेव बिहारी। इन तीनों के द्वारा जो है मिलकर आदिकाल को क्या कहा गया? प्रारंभिक काल कहा गया। और इसीलिए हम लोग कहते हैं कि मिश्र बंधु के द्वारा क्या कहा जाता है? तो आदिकाल को प्रारंभिक काल कहा जाता है। इसके अतिरिक्त और भी प्रश्न यहां से बनाए जा सकते हैं आदिकाल से रिलेटेड। जैसे कि आपसे पूछ लिया जाए, बताइए आदिकाल को चारण काल किसने कहा है। ठीक है, आदिकाल को चारण काल किसने कहा है? तो आप कहोगे सर यह जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा कहा गया है। किसके द्वारा कहा गया है? जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा आदिकाल को चारण काल कहा गया। अब आपसे पूछ लिया जाए, बताइए आदिकाल को जो है राहुल संकृत्यायन के द्वारा क्या कहा गया। तो आप कहोगे सर राहुल संकृत्यायन के द्वारा जो है इसे सिद्ध सीमांत काल कहा गया है। क्या कहा गया है? सिद्ध सीमांत काल किसके द्वारा कहा गया आदिकाल को? तो आप कहेंगे राहुल संकृत्यायन के द्वारा कहा गया। आगे बात करेंगे हम लोग। देखिए, यहां से प्रश्न बनाया जा सकता है कि आदिकाल को जो है आदिकाल का नाम किसने दिया। यह भी पूछा जा सकता है आपसे, आदिकाल को आदिकाल का नाम किसके द्वारा दिया गया? तो आप कहोगे सर हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा। किसके द्वारा? हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा जो है आदिकाल को आदिकाल का नाम दिया गया। एक और प्रश्न नोट कीजिएगा, आपसे पूछा जा सकता है कि आदिकाल को आधार काल किसके द्वारा कहा गया। क्या पूछा जा सकता है? आदिकाल को आधार काल किसके द्वारा कहा गया? तो आप कहोगे सर सुमन राजे के द्वारा जो है आदिकाल को आधार काल के नाम से संबोधित किया गया। इतने सारे फैक्ट हैं, आप सभी फैक्ट को सुनकर अच्छे से कॉपी में नोट कर लीजिए। ठीक है, जहां से आपके पेपर में निश्चित ही प्रश्न बनाए जाएंगे। अब आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो देखिए, आपका अगला प्रश्न जो है वह कहता है अपभ्रंश और आधुनिक हिंदी के बीच की भाषा को विद्वानों ने क्या नाम दिया था। क्या अभट नाम दिया गया या फिर प्राकृत नाम दिया गया या फिर बात करें तो पाली नाम दिया गया या फिर छंदस नाम दिया गया।
तो देखिए यहां पर प्रश्न जो कह रहा है कि अपभ्रंश और आधुनिक हिंदी, ठीक है, इसके बीच की जो भाषा थी इसे विद्वानों के द्वारा अवहट भाषा कहा गया। क्या कहा गया? अवहट भाषा कहा गया। अब थोड़ी सी एक्स्ट्रा जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो अपभ्रंश की अगर मैं बात करूं तो अपभ्रंश क्या है? तो देखिए एक प्राकृत भाषा थी। कौन सी भाषा थी? प्राकृत भाषा और आधुनिक भाषा के बीच का जो क्या है, अवधि है, आधुनिक भाषा के बीच का जो स्थिति है, उस स्थिति को ही अपभ्रंश कहा जाता है। तो जब भी आपसे पेपर में पूछा जाए कि प्राकृत भाषा और आधुनिक भाषा के बीच की स्थिति को क्या कहा जाता है, तो आप कहोगे सर अपभ्रंश कहा जाता है। आइए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। स्टार लगाइएगा, प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। यहां से एक न एक प्रश्न पक्के पूछे जाएंगे, क्योंकि यहां पर आपको बहुत सारे फैक्ट मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए प्रश्न कहता है वल्लभाचार्य ने जन्म दिया द्वैत क्या कहते हैं, विशिष्ट द्वैतवाद के सिद्धांत को, या फिर द्वैतवाद के सिद्धांत को, या शुद्ध द्वैतवाद के सिद्धांत को, या द्वैतवाद के सिद्धांत को। तो बात करी जा रही है यहां पर वल्लभाचार्य की। तो वल्लभाचार्य के बारे में नोट करिएगा भाई साहब। वल्लभाचार्य ने जो है यहां पर किसका सिद्धांत दिया था? तो शुद्ध द्वैतवाद का सिद्धांत दिया था। लेकिन प्रश्न यहां से बनाए जा सकते हैं, आपसे पूछ लिया जाए, बताइए कि विशिष्ट द्वैतवाद के प्रवर्तक किसको माना जाता है? तो आप कहोगे सर विशिष्ट द्वैतवाद का जो प्रवर्तक है वह कौन है? तो रामानुजाचार्य है। कौन है? रामानुजाचार्य के द्वारा जो है विशिष्ट द्वैतवाद का सिद्धांत दिया गया था। वहीं पर द्वैतवाद के सिद्धांत के बारे में पूछ लिया जाए तो आप कहोगे सर मध्वाचार्य के द्वारा जो है क्या कहते हैं, तो द्वैतवाद का सिद्धांत दिया गया। फिर द्वैतवाद की अगर मैं बात करूं तो द्वैतवाद का जो सिद्धांत है यह किसके द्वारा दिया गया? तो क्या कहते हैं, तो निम्बारकारचार्य के द्वारा। किसके द्वारा? निम्बारकारचार्य के द्वारा क्या दिया गया? तो भाई साहब वल्लभाचार्य का सिद्धांत दिया गया। आगे यहां से प्रश्न बनाए जा सकते हैं अद्वैतवाद का सिद्धांत किसने दिया? तो आप कहोगे सर अद्वैतवाद का जो सिद्धांत है यह शंकराचार्य के द्वारा दिया गया है। ये चारों सिद्धांत जो है मैंने आपको जो एक्स्ट्रा से नोट कराया है, इस सभी को नोट कर लीजिए। और एक आपका है शुद्ध द्वैतवाद, जिसको किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो वल्लभाचार्य के द्वारा। ये 5 क्वेश्चंस यहां से नोट कर लीजिए, एक प्रश्न आपके पेपर में पक्का पूछे जाएंगे। चलिए आगे बात करते हैं, आपका अगला प्रश्न क्या कहता है मेरे भाई। आपका अगला प्रश्न है रीतिकाल में वीर रस की कविता करने वाले कवि कौन थे? तो देखिए रीतिकाल जो है भाई साहब, रीतिकाल में वीर रस की कविता जो है यह कवि भूषण के द्वारा भी किया जाता था, कवि लाल के द्वारा भी और कवि सूदन के द्वारा भी। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर यहां से देखिए आपको प्रश्न एक और तरीके से पूछी जा सकती है। प्रश्न कैसे पूछा जा सकता है? तो देखिए आपसे पूछा जाए कि रीतिकाल में वीर रस के कवि कौन कौन से हैं, तो आप क्या कहोगे? भूषण है, लाल है और सूदन है। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखिए अगला प्रश्न, आपका 5वां प्रश्न क्या कहता है? तो 5वां प्रश्न है रीतिकाल को किसने काल कहा है? ठीक है, यानी कि रीतिकाल को किसके द्वारा जो है कला काल के रूप में कहा गया? तो आप कहोगे सर यह जो कहा गया था किसके द्वारा? तो यह कहा गया था डॉक्टर रामशंकर शुक्ल रसाल के द्वारा। रीतिकाल को काल का क्या कहते हैं? कला का काल कहा गया। अब देखिए यहां से प्रश्न बनाए जा सकते हैं कि रीतिकाल की अवधि क्या है? तो आप कहोगे सर रीतिकाल की जो अवधि है यह 1650 से लेकर 1850 तक की जो हिंदी साहित्य में अवधि है वह रीतिकाल की अवधि के नाम से जाना जाता है। अब यहां से प्रश्न बनाए जा सकते हैं। देखिए ऑप्शन है आपका मिश्र बंधु। अगर मैं मिश्र बंधु की बात करूं तो इन्होंने रीतिकाल को अलंकृत काल के नाम से संबोधित किया है। किस काल के नाम से? अलंकृत काल के नाम से संबोधित किया है रीतिकाल को। किसने? तो मिश्र बंधुओं के द्वारा संबोधित किया गया है। आगे बात करते हैं यहां पर देखिए, तो आगे यहां से विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की अगर मैं बात करूं तो इन्होंने रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा है। क्या कहा है? श्रृंगार काल कहा है रीतिकाल को। आगे बात करते हैं रामचंद्र शुक्ल की। तो देखिए रामचंद्र शुक्ल ने जो है रीतिकाल को रीतिकाल का नाम दिया। यह प्रश्न बनाया जा सकता है कि रीतिकाल को रीतिकाल किसके द्वारा कहा गया? तो आप कहोगे रामचंद्र शुक्ल के द्वारा कहा गया है। अब यहां से एक और प्रश्न आपको नोट कर लेना है। अगर आपसे पूछ लिया जाए बताइए कि रीतिकाल को जो है अंधकार काल किसने कहा है? क्या पूछा जा सकता है कि रीतिकाल को अंधकार काल किसके द्वारा कहा गया है? तो आप कहोगे सर त्रिलोचन के द्वारा। ठीक है, त्रिलोचन कवि के द्वारा क्या कहा गया? रीतिकाल को तो अंधकार काल के नाम से संबोधित किया गया। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट से आपको अच्छे से नोट कर लेना है। चलिए आगे बात करते हैं। आपका जो है वन लाइनर क्वेश्चंस, मैंने आपको पहले भी बताया था कि क्वेश्चंस आपसे ऑप्शन वाला भी पूछा जा सकता है, क्वेश्चंस आपसे बिना ऑप्शन वाला भी पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने दोनों तरीके से क्वेश्चंस को सेटअप किया है। चलिए क्वेश्चंस कहता है घनानंद जो है यह किस काल के कवि हैं? तो अगर बात करी जाए घनानंद की तो घनानंद जो है भाई साहब यह सबसे पहले तो रीतिकाल के कवि हैं। किस काल के कवि हैं? रीतिकाल के कवि। लेकिन रीतिकाल के जो है 3 काव्य धारा है। कौन कौन सी काव्य धारा है? तो सबसे पहला नोट करिएगा रीतिकाल का एक काव्य धारा जिसे हम लोग रीतिबद्ध के नाम से जानते हैं। इसके बाद दूसरा जो है वह है रीति सिद्ध के नाम से जाना जाता है, और तीसरा जो है भाई साहब वह रीति मुक्त के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? रीति मुक्त के नाम से। तो घनानंद जो थे
यह क्या कहते हैं, तो रीति काल के तीसरे काव्य धारा यानी कि रीति मुक्त काल के कवि थे। किस काल के कवि थे? रीति मुक्त काल के कवि। चलिए आगे बात करते हैं, आपका अगला प्रश्न क्या कहता है। तो देखिए 6 नंबर क्वेश्चन से आपका कि कृष्ण गीतावली किसकी रचना है। अब बात कर लेते हैं हम लोग कृष्ण गीतावली की। तो देखिए कृष्ण गीतावली की जो रचना है भाई साहब, यह किसके द्वारा किया गया, तो गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तुलसीदास के द्वारा। अब यहां पर कुछ और भी प्रश्न बनाए जा सकते हैं, जैसे कि मैं पूछूं, बताइए कि कृष्ण गीतावली जो रचना है तुलसीदास की, इसे कब प्रकाशित किया गया था। तो आप कहोगे सर 1571 ईस्वी में इसकी रचना की गई। ठीक है, आगे बात करेंगे। यहां पर तुलसीदास से रिलेटेड कुछ और भी प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, जो कि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। इसकी एक और रचना है जिसका नाम है गीतावली। ठीक है, एक तो था आपका क्या, कृष्ण गीतावली, अब यहां पर क्या है, गीतावली। गीतावली रचना किसकी है, तो यह भी तुलसीदास की रचना है और इसे भी जो है 1571 ईस्वी में तुलसीदास के द्वारा लिखा गया था। आगे एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट करिएगा, आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए विनय पत्रिका जो है यह किसकी है। तो आप कहोगे सर विनय पत्रिका जिसका प्रकाशन जो है 1582 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया था, तो भाई साहब तुलसीदास के द्वारा किया गया था। फिर बात करते हैं दोहावली किसकी रचना है। तो आप कहोगे सर दोहावली जो है यह भी तुलसीदास की रचना है, जिसे 1583 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको अच्छे तरीके से नोट कर लेना है। चलिए आगे बात करते हैं। तो आपका अगला क्वेश्चन यहां पर कहता है कि कीर्ति पताका के कवि का नाम क्या है, यानी कि कीर्ति पताका जो है यह किसकी रचना है। तो याद रखिएगा कीर्ति पताका की अगर मैं बात करूं तो भाई साहब यह विद्यापति की रचना है। किसकी रचना है? विद्यापति की रचना है। क्या कहते हैं, तो विद्यापति के द्वारा जो है इसे रचित किया गया था। आगे यहां पर देखिए, अगर मैं विद्यापति की बात करूं तो विद्यापति को एक नाम से क्या कहते हैं संबोधित किया जाता है, वह क्या है, तो मिथिला कोकिल के नाम से किसे संबोधित किया जाता है, तो मिथिला कोकिल के नाम से विद्यापति को संबोधित किया जाता है। फिर यहां पर प्रश्न बनाए जा सकते हैं, बताइए कीर्ति पताका जो है इसे किस भाषा में लिखा गया था। आप कहोगे सर अभट भाषा में लिखा गया था। किस भाषा में? अभट भाषा में इसकी रचना की गई थी। आगे यहां पर देखिए कीर्ति पताका के साथ साथ आपसे पूछ लिया जाए कि कीर्ति लता जो है यह किसकी रचना है। तो कीर्ति लता भी भाई साहब यह विद्यापति की ही रचना है। अगर मैं बात करूं यहां पर विद्यापति की, तो देखिए एक और प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, बताइए पुरुष परीक्षा जो है किसकी रचना है। तो आप कहोगे सर पुरुष परीक्षा जो है यह विद्यापति की रचना है। फिर बात करें यहां पर देखिए आपसे पूछी जा सकती है विद्यापति के बारे में, आपसे पूछा जाए कि बताइए विद्यापति जो है किनके दरबारी कवि थे। तो आप कहोगे सर राजा शिव सिंह, और राजा जो है राजा शिव सिंह के साथ साथ राजा कीर्ति सिंह के ये दरबारी कवि हुआ करते थे। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है विद्यापति से रिलेटेड याद रखिएगा, जहां से आपके पेपर में निश्चित प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए आगे बात करते हैं, आपका अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। तो आपका अगला क्वेश्चन है फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी। तो देखिए फोर्ट विलियम कॉलेज की अगर बात करूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से याद रखिएगा 10 जुलाई 1800 ईस्वी में हुआ था। कितने ईस्वी में? 10 जुलाई 1800 ईस्वी में जो है फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहां पर होती है। तो आप कहोगे सर कलकत्ता में होती है। किसके द्वारा किया जाता है? तो आप कहोगे सर यह लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा जो है फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की जाती है। अब चलिए आखिरी ऑब्जेक्टिव देखते हैं। तो आपका आखिरी ऑब्जेक्टिव है सूरदास की भक्ति किस भाव की है। तो बात करी जा रही है सूरदास की। तो देखिए सूरदास जो है भाई साहब यह भक्ति काल के कवि थे। किस काल के कवि थे? भक्ति काल के। और भक्ति काल के दो काव्य धारा है, पहला है आपका क्या, तो सगुन काव्य धारा, और दूसरा जो है आपका निर्गुण काव्य धारा। ठीक है, तो ये जो भाई साहब सूरदास थे यह सगुन काव्य धारा के कवि माने जाते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, इसका आंसर सगुन काव्य धारा हो जाएगा। ठीक है, या सगुन भक्ति काल हो जाएगा। चलिए आगे आपसे पूछ लिया जा सकता है, बताइए कि सूरदास के गुरु कौन थे। तो आप कहोगे सर सूरदास के जो गुरु थे वह थे बल्लभाचार्य। कौन थे? बल्लभाचार्य जो थे यह सूरदास के गुरु माने जाते हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है आपके इस 10 प्रश्न से रिलेटेड थे, जहां से आपके पेपर में देखना निश्चित ही प्रश्न पूछे जाएंगे। आप अगर शिद्दत से क्लास कर लेते हो, जितना फैक्ट मैंने आपको बताया है नोट कर लेते हो, तो आपके 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस निश्चित ही बनेंगे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आपसे पेपर में दूसरा क्वेश्चन जो पूछा जाएगा खंड नंबर बी, वह होगा आपका लघुत्तरीय प्रश्न, यानी कि छोटा टाइप का क्वेश्चंस। इसका जो आंसर आपको करना है 100 से 120 शब्द में करना है, जो कि आपके 5 मार्क के क्वेश्चंस होंगे। पेपर में आपसे 6 क्वेश्चंस पूछा जाएगा, आपको केवल 4 ही प्रश्न बनाना है। अब इस प्रश्नों के लिए आपको मैं कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बताता हूं जो आपको तैयार करना है। इसका आंसर भी आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, देखिए बात करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चंस तैयार करेंगे हिंदी साहित्य के स्वर्ण युग का क्या करे, तो परिचय दे। ठीक है, फिर बात करते हैं अगला अष्टछाप पर टिप्पणी लिखे। इसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से याद रखिएगा तार सप्तक पर टिप्पणी करें।
इसके बाद ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेखा चित्र क्या है। इसके बाद बात करें तो पांचवा क्वेश्चन आपको तैयार करना है, उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद का क्या करें तो परिचय दीजिए। और एक आखिरी क्वेश्चन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो है रीति मुक्त काव्य धारा पर टिप्पणी करें। ये 6 क्वेश्चन तैयार कर लेना, यहां से 2 से 3 क्वेश्चन जो है आपके पेपर में पक्के पूछे जाएंगे। बाकी आपको एक महा मैराथन क्लासेस में प्रोवाइड करूंगा शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस के लिए, उसको आप कर लीजिएगा तो आपका जितना भी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस होगा पेपर में वो सॉल्व हो जाएगा। आइए अब बात करते हैं लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस पेपर में आपसे क्या पूछे जाएंगे। लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस मेरे भाई तुम ये 5 तैयार कर लो, आपके पेपर में 3 क्वेश्चंस पक्के पूछे जाएंगे। अब क्वेश्चंस क्या क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन है हिंदी साहित्य के काल विभाजन एवं नामकरण की समस्या पर प्रकाश डालिए। ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, आप नोट कर लो, ये पक्का छपेगा क्वेश्चन, ठीक है। फिर बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन, ये भी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है कि भक्ति काल जो है भाई साहब यह हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है, वह कैसे माना जाता है। आगे बात करें तो अगला क्वेश्चन हिंदी साहित्य के रासो परंपरा पर प्रकाश डालिए। अगला क्वेश्चन है आपका कि हिंदी नाटक के उद्भव एवं विकास पर प्रकाश डालिए। यह भी वीवीआई क्वेश्चन है, इसे आप भी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और आखिरी क्वेश्चन आपको तैयार करना है आदिकालीन जैन साहित्य की विशेषता बताइए। यह भी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। तो ये 5 क्वेश्चन तैयार कर लो, आपके 3 क्वेश्चन पेपर में पक्का बनेंगे। और यहां पर जो मैंने आपको शॉर्ट टाइप क्वेश्चन 6 बताया है उसमें से 2 से 3 क्वेश्चंस आपके पेपर में पक्का आ जाएगा, बाकी महामैराथन में आप सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो कुल मिलाकर ये आपकी हिंदी की क्लास थी जो कि मेजर पेपर के लिए था। उम्मीद करता हूं मेरे भाई आपको आज की ये क्लास काफी ज्यादा हेल्पफुल लगी होगी। अगर ये क्लास हेल्पफुल लगी हो, चैनल पर नए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। सेशन को एक प्यारा सा लाइक करके अपने सभी दोस्तों को भी जरूर शेयर कर देना ताकि सभी को हेल्प मिल सके। विशेष आप लोगों से अगली क्लास में एक नए अंदाज में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।